हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज अपन साइकेट्रिक के अंदर ईसीटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो अपन साइकेट्रिक का जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा है उसमें अपना अगला टॉपिक ईसीटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ईसीटी का मतलब होता है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरापी, और इसको ईएसटी के नाम से भी जानते हैं। उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक शॉक थेरापी। इसको अपन क्या बोलते हैं, ईसीटी। ठीक है, तो अपन इसके बारे में देखते हैं। तो ईसीटी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई, ईसीटी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया यूगो सर्लेटी और लुसिनो बिनी ने 1938 को इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आपका ईसीटी से पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ईसीटी से, ईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि ईसीटी को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया गया और कब किया गया। ठीक है, और फिर ईसीटी इज़ इलेक्ट्रिक मेडिकल और मैकेनिकल थेरेपी है। इस ये किसी भी मेंटल इलनेस का जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है वो नहीं है। फिर इसका जो ईसीटी का रिजल्ट्स जो अपने को मिलता है वो ईसीटी के 2 वीक के बाद में इसका रिजल्ट्स आना स्टार्ट होता है। तो अपन इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ईसीटी इज़ ए पेनलेस मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल थेरेपी है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिकल करंट को पास किया जाता है फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। कितने टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए थ्रू इलेक्ट्रोड्स के द्वारा इसको इलेक्ट्रिक करंट है उसको पास किया जाता है। जो इलेक्ट्रोड्स है उसको अपन कहाँ प्लेस करते हैं, टेम्पोरल रीजन के अंदर अपन इसको प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि एक पेनलेस और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल थेरापी है ईसीटी, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को पास करते हैं। कितने टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और किसके थ्रू, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। और कहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं, टेम्पोरल रीजन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो अपन ने अभी बात किया था कि इस इलेक्ट्रोड्स को प्लेसमेंट कहाँ पे करते हैं, टेम्पोरल रीजन में। बाय टेम्पोरल रीजन जो बायलेटरल जो ईसीटी होती है उसको यूज में लेते हैं, तो इसको अपन बाय टेम्पोरल रीजन में इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि अपन जो ईसीटी के जो करंट पास करते हैं उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो अपन वोल्ट के अंदर अगर इसका वो देखें करंट, तो 70 से लेके 130 वोल्ट, या एवरेज देखें तो 110 वोल्ट इसका करंट की अमाउंट होती है वोल्ट के अंदर। और मिली एम्पियर में देखें इसका तो 200 से लेके 1600, और एवरेज देखें तो 800 से 900 मिली एम्पियर इसका करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो रहती है। और इसका जो ड्यूरेशन है, कितने टाइम तक इसको अपन करंट को पास करते हैं, तो 0.6 से लेके 1 सेकंड तक ये करंट पास किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ करंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये ड्यूरेशन का भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं टेक्निक के बारे में, मेथड के बारे में। ईसीटी की टेक्निक और मेथड कौन कौन सी है, तो इसमें फर्स्ट आपकी मेथड आती है डायरेक्ट ईसीटी, जो कि जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट को एनबीएम रखते हैं 4 to 6 और पहले ईसीटी देने के पहले अपन पेशेंट को एनबीएम रखते हैं। एनबीएम का मतलब होगा नील बाई माउथ, यानी कि उसको मुंह से कुछ भी नहीं देना है 4 से 6 घंटे पहले। यानी कि ईसीटी अगर का टाइम शेड्यूल है तो उसके 4 से 6 घंटे पहले उसको कुछ भी नहीं देना है। फिर अपन इसको एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन लगाते हैं, और फिर अपन क्या करते हैं, ईसीटी एडमिनिस्टर करते हैं। एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं, क्योंकि एट्रोपिन सल्फेट है वो क्या करता है कि जो सिक्रेशंस जो होते हैं माउथ के अंदर उसको कम करता है, और जिससे कि जो रिस्क है एस्पायरेशन की वो कम हो जाती है। ठीक है, ये था आपका डायरेक्ट ईसीटी। और फिर जो इनडायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाइड ईसीटी जो आजकल यूज में ली जाती है उसके बारे में है। तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं एनबीएम रखना ही है। फिर एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन जो अपन ने डायरेक्ट में भी लगवाया था, तो इसमें एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन लगाते हैं। इसकी अमाउंट होती है 0.5 से 1 mg IV बिफोर 1 to 2 आवर बिफोर ईसीटी के 1 से 2 घंटे पहले इसको लगाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने अमाउंट में ये एट्रोपिन सल्फेट पेशेंट को लगाते हैं। और इसका जो मोड ऑफ मैकेनिज्म है
इसका जो एक्शन है वो क्या रहता है। तो एट्रोपिन सल्फेट का जो मेन जो एक्शन है वो मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या करता है, जो सेलेवरी सिक्रेशन है उसको कम करता है, जिससे कि पेशेंट के जो रिस्क ऑफ एस्पायरेशन होता है उसको कम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडिसिन की। तो थियोपेंटिन सोडियम जो कि एक एनेस्थेटिक एजेंट है। ठीक है, इसका उपयोग अपन इसमें ECT में क्यों करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स है उसकी में जो प्री ट्रीटमेंट से पहले जो एंजाइटी होती है उसको कम करने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं थियोपेंटिन सोडियम को। और फिर अपन लगाते हैं सक्सिनेलकोलिन। ये क्या है, एक मसल रिलैक्सेंट है। इसकी जो अमाउंट अपन यूज में लेते हैं जो 0.5 से 1 mg पर kg के हिसाब से अपन इसकी अमाउंट यूज में लेते हैं। ठीक है, तो सक्सिनेलकोलिन का जो अपन उपयोग करते हैं वो क्यों करते हैं, जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने के लिए, इसका जो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन जो फ्रैक्चर है उसको कम करने के लिए अपन इस सक्सिनेलकोलिन को इसको यूज में लेते हैं। फिर नेक्स्ट अपन इसमें काम में लेते हैं ऑक्सीजन इनहेलेशन। ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन अपन क्यों देते हैं, क्योंकि जो हाइपोक्सी है उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन पेशेंट में ऑक्सीजन देते हैं। और फिर अपन क्या करते हैं, ECT डिलीवर करते हैं। ठीक है, ये आपका था इनडायरेक्ट ECT के बारे में। फिर नेक्स्ट आता है आपको टाइप ऑफ ECT। ECT के कितने टाइप होते हैं, तो ECT के 2 टाइप होते हैं, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। ठीक है, अब यूनिलेटरल ECT के बारे में बात करें तो ये लेस अमनेसिया और कन्फ्यूजन कोज करता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है उसको प्लेस किया जाता है नॉन डोमिनेंट एरिया ऑफ ब्रेन के, नॉन डोमिनेंट एरिया के अंदर इसमें जो इलेक्ट्रोड है उसको प्लेस किया जाता है। फिर आता है बाइलेटरल। बाइलेटरल क्या है, ये मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ ECT है। ठीक है, जो आजकल जो मोस्ट जो यूज किया जाता है ECT वो है बाइलेटरल। ठीक है, फिर अपन इसके इंडिकेशंस की बात करें तो इसका जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट इंडिकेशन जो होता है, मेजर साइकोटिक डिप्रेशन विद सुसाइडियल थॉट, ये इसका मेन इंडिकेशन है। एंडोजिनस डिप्रेशन इसका इंडिकेशन है। सिजोफ्रेनिया के अंदर जो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया और पैरानोइड सिजोफ्रेनिया उसके अंदर यूज में लेते हैं। और जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है उसके अंदर अपन इसको ECT को यूज में लेते हैं। और जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, मेनिया और डिप्रेशन, इसके अंदर अपन ECT को काम में लेते हैं। ये हो गया आपका इंडिकेशंस के बारे में। फिर जो अपने बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में इसका पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इंक्रीज ICP। जो ICP है वो इंक्रीज ICP है वो इसका मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ब्रेन ट्यूमर है या आर्टिफिशियल पेसमेकर है, मैकेनिकल इम्प्लांट इन बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कोई मैकेनिकल इम्प्लांट है, या सेरेब्रल एन्यूरिज्म हो रखा है, या रेटाइनल डिटैचमेंट है, कार्डियक डिसऑर्डर है, इन सब में ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन इसकी बात करें तो ECT आर नॉट इफेक्टिव इन, ECT है वो कौन सी बीमारियों में इफेक्टिव नहीं है। तो इसके अंदर जो जितने भी प्रकार के न्यूरोसिस की जो कंडीशंस है उसके अंदर ECT इफेक्टिव नहीं है। इसमें साइकोएक्टिव सब्सटेंस एब्यूज है उसमें भी इफेक्टिव नहीं है। और जो एक्जोजिनस डिप्रेशन है इसके अंदर भी ये इफेक्टिव नहीं है। और जो हेवियोफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया है और सिंपल सिजोफ्रेनिया है इसके अंदर भी ये इफेक्टिव नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। आपको ऑप्शन में सारे जो इसके जो इंडिकेशन है वो देके आपको पूछ लेते हैं कि इसमें किस में नहीं देते हैं, तो सभी बच्चे कन्फ्यूजन यहाँ हो जाते हैं कि डिप्रेशन में इसको देते हैं, लेकिन इसमें एक्जोजिनस जो डिप्रेशन है उसके अंदर ECT नहीं देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने फ्रीक्वेंसी ऑफ ECT की फ्रीक्वेंसी, तो इसमें 2 से 3 ECT इन ए वीक के अंदर 2 से 3 ECT अपन डिलीवर करते हैं। फिर अब इसका कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसका मेन जो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो रिट्रोग्रेड अमनेसिया और कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, और इसका फ्रैक्चर है और जो डिसलोकेशन है ये इसका कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ये आपके ECT के कॉम्प्लिकेशन हो गए। फिर अपन इसकी बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अननोन है, इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका इसमें जो नर्सिंग केयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो नर्सिंग केयर बिफोर ECT से पहले की जो नर्सिंग केयर है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले अपन एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर को, फिर जितने भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है वो करवाते हैं, फिर अपन इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं, फिर इसके बाद जो ड्रग्स लाइक लिथियम और बेंजोडाइजिपिन अगर पेशेंट्स को चल रही है तो उसको अपन 24 घंटे से पहले इसको स्टॉप करते हैं, और इसको पेशेंट को 4 to 6 आवर बिफोर ECT अपन क्या करते हैं NBO रखते हैं।
फिर जो हेयर ऑयल है, ज्वेलरी है, मेटालिक ऑर्नामेंट है, किसी भी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल टेंचर है, उनको सबको अपन रिमूव करते हैं। और ईसीटी देने से पहले अपन पेशेंट्स का जो बॉवल और ब्लैडर है उसको एम्प्टी करवाते हैं। ठीक है, ये तो अपनी हो गई ईसीटी से पहले की जो नर्सिंग केयर है वो सारी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि नर्सिंग केयर ड्यूरिंग ईसीटी के अंदर कौन कौन सी रहती है। तो सबसे पहले ड्यूरिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट्स को सुपाइन पोजीशन देते हैं। उसके बाद जितनी भी मेडिकेशंस थी, एट्रोपिन सल्फेट है, थियोपेंटिन सोडियम है, सक्सिनल कोलिन है, वो एडमिनिस्टर करते हैं। और एक स्मॉल पिलो है वो अपने लंबर कर्व है जो पेशेंट के, उसके नीचे लगाते हैं। और माउथ गैग वगैरह और वो सब इसमें ड्यूरिंग ईसीटी की जो केयर है उसके अंदर अपन अप्लाई करते हैं। और इस ड्यूरिंग ईसीटी की केयर के अंदर अपन ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को सीजर के लिए, और इसका जो अपन रेस्पिरेटरी स्टेटस है उसको मॉनिटर और ऑब्जर्व करते रहना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि आपको नर्सिंग केयर आफ्टर ईसीटी। ईसीटी के बाद की जो नर्सिंग केयर है उसके अंदर क्या करते हैं अपन, वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हैं। वाइटल साइंस में मोस्ट ऑफ कौन सी वाइटल साइन, रेस्पिरेशन को अपन मॉनिटर करते हैं। फिर अपन प्रोवाइड करते हैं साइडलाइन पोजीशन, रिस्क ऑफ एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। फिर इस पेशेंट्स को रीओरिएंट करते हैं और अपन चेक करते हैं किसी प्रकार की इंजरी मार्क को या फिर इंजरी को। इसके अंदर अपन बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है वो क्या करते हैं, कभी कभी कुछ समय में अपन वेगल स्टिमुलेशन भी कर सकती है। ठीक है, ये आपका था ईसीटी केयर के बारे में आफ्टर ईसीटी के। और ये आपका जो टॉपिक है ईसीटी वो भी कंप्लीट हुआ। ईसीटी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक छोटा सा टॉपिक है आरटीएमएस, जिसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। आरटीएस में रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी बहुत बार पूछी जाती है। और तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ इफेक्टिव ड्रग फ्री नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन के लिए ये काम में लिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की ड्रग नहीं लगाई जाती है और नॉन इन्वेजिव ये प्रोसीजर है। ठीक है, इसके अंदर क्या यूज में लेते हैं, जो मैग्नेटिक है स्टिमुलेशन वो अपन इसमें यूज में लेते हैं कि वो जो ब्रेन के जो एरिया है उसको स्टिमुलेट करने के लिए। और इट इज़ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसके लिए अपने को टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा चाहिए। तो इसका जो परफॉर्म करने का जो टाइम है वो 30 से 60 मिनट तक हो सकता है। ये सारा आपका ये आरटीएमएस के बारे में था। और आपने अभी आज डिस्कशन किया ईसीटी के बारे में। ईसीटी से चाहे कोई भी ही एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म बनते हैं। तो आप इसको अच्छे से रीड करना और इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करना। अगर फिर भी कोई दिक्कत या समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना, मैं आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।